हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और मैं नीलम, जिनके साथ आप मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं। हम मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर लगाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से होती रहे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और जो कि आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र सम संख्या की धारणा को नहीं समझ पा रहा है, आप उसको तरीके से समझा सकते हैं। किस तरीके से? संख्या पद्धति के विस्तृत अध्ययन का उदाहरण देकर, सम संख्या के अधिकाधिक उदाहरण देकर, सम संख्या की परिभाषा समझाकर, और सम संख्या के चार्ट द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो सबसे बेहतर ऑप्शन लगे, जो सबसे सही ऑप्शन लगे, आपको उस ऑप्शन को टिक करना होता है। तो देखिए, सम संख्या की अवधारणा को वो नहीं समझ पा रहा है। तो सबसे पहले तो हम किसी भी बच्चे को संख्या अगर बताते हैं तो हम संख्या पद्धति का पूरा अच्छे से विवरण देते हैं, तो उसके बाद ही उसे संख्या पद्धति के किसी भी नंबर के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सबसे सटीक ऑप्शन है कि संख्या पद्धति के विस्तृत अध्ययन का उदाहरण देकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m n ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं कि m⁻n इक्वल्स टू 121, तब m-1 की पावर n+1 का मान होगा। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ जो दिया हुआ है इसे आप ध्यान से देखें कि जो m की पावर n है वो आपको है 121। तो क्या मैं इस 121 को इस पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ? तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? देखिए, इसे मैं लिख सकती हूँ क्या 11 की पावर 2, और ये आपका m की पावर n, ये 11 की पावर 2 लिख सकते हैं 121 को, क्योंकि ये होता है आपका 11 × 11। अब आप यहाँ से दोनों को कंपेयर करें तो n की जो वैल्यू है आपकी 2 हो गई, और m की जो वैल्यू है वो आपकी 11 हो गई। अब आपको फाइंड करना है m-1 रेज़ टू दी पावर n+1, m-1 की पावर n+1 फाइंड करना है। तब हम क्या करेंगे, m की जो वैल्यू है आपकी 11 -1, n का जो मान है आपका 2 + 1, तो 10 की पावर आपकी हो गई 3। मतलब आपका आंसर क्या हुआ? 1000, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से किया। आप पहले क्वेश्चन को समझे, फिर इसके बाद में सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, बहुपद x² - 1 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल x-2 हो। ठीक, x² - 1 में क्या जोड़ा जाए कि आपका जो योगफल है वो x-2 हो। मतलब टोटल आपका दिया हुआ है x-2, x² 1 में आप क्या जोड़ें कि आपको x-2 मिल जाए। तो यदि मैं x-2 में से x² - 1 को माइनस कर दूं तो ये चीज़ पता चल जाएगी कि यहाँ पर क्या है। तो देखिए, हम इसे माइनस करते हैं, x-2 - x² माइनस का मल्टीप्लाई तो +1, तो आपका हुआ -x² + x - 1। और यहाँ पर आप और अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक से 2 लिख दिया है। यहाँ पर 2 है तो ये आपका 2 रहेगा, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका -x² + x रहेगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग में 10x पेड़ आम के और 6y पेड़ अमरूद के हैं। आम के 3x पेड़ गिर गए। अब बाग में कुल कितने पेड़ हैं? तो टोटल जो आम के पेड़ हैं और अमरूद के पेड़ हैं कितने हैं? आम के पेड़ 10x, अमरूद के पेड़ 6y। आगे यहाँ पर बोला गया है कि आम के 3x पेड़, मतलब 10 में से 3x पेड़ गिर गए, तो आम के पेड़ कितने बचे? 7x। अब बाग में कुल कितने पेड़ बचे? तो कुल कितने पेड़ हुए अब बाग में? 7x आम के और अमरूद के
6y। तो टोटल जो ऑप्शन नंबर सा है 7x प्लस 6y। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस 2x में क्या जोड़ा जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्राप्त हो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक अभी और पहले किया हुआ है, तो चलिए हम इसे फिर वही मेथड से करते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x में से हम माइनस करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। यदि हम इसे माइनस कर देंगे तो आपको वह नंबर मिल जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x प्लस x, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर बी में आपका ये राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:25:16 का विलोम अनुपात है। विलोम अनुपात मतलब उल्टा करना। 5 का आपका विलोम 1/5, 25 का होगा आपका 1/25 का होगा 1/25 और फिर 16 का होगा 1/16। इनका विलोम अनुपात निकालना है, मतलब हमें इन सब का फिर रेशो निकालना है। तो हम लेंगे 5, 25 और 16 का एलसीएम। तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड है 8 टाइम, 5 और 25 एज इट इज़ रहेगा। फिर अगेन 8 आपका 4 टाइम डिवाइड है, फिर अगेन आप 2 से लेंगे 4 का 2 टाइम हो जाएगा, फिर अगेन आप 1। अब ये 5 और 25 है, 5 से तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अगेन आप 5 लेंगे तो 1 1 और 5। तो आपका एलसीएम क्या हुआ यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 5 × 5। तो आपका ये हुआ 400। 400 से हर एक में अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 125 में 400 से और 1/16 में भी 400 से। और जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आपका ये हुआ 80 और ये हुआ आपका 16 टाइम और ये हुआ आपका 25। तो आपका सा वाला जो ऑप्शन है 80, 16 और 25 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सरल रेखीय समीकरण है। अब सरल रेखीय समीकरण क्या होते हैं? सरल रेखिक समीकरण मतलब जिसमें घात जो हो आपकी 1 हो। मतलब यहाँ पर तो आपका ये समीकरण है नहीं है, ये वाला भी आपका होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। मतलब घात 1 का आपका ये 4x + 8y इस फॉर्म में समीकरण होते हैं, तो वो आपके सरल रेखीय समीकरण कहलाते हैं। क्वेश्चन है जब बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है तो एक टंकी को 12 बाल्टियां भर सकती हैं। अगर बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए तो टंकी को कितनी बाल्टियां भर पाएंगी? ठीक, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक बात हो रही है टंकी की और बाल्टी की। तो एक बाल्टी जो है उसमें पानी आ रहा है 13.5 लीटर और एक जो टंकी है उसमें 12 बाल्टियाँ अगर डाली जाती हैं तो टंकी क्या हो जाती है? फुल हो जाती है, भर जाती है। तो एक बाल्टी में यदि 13.5 लीटर पानी आता है तो 12 बाल्टियों में कितने लीटर पानी आएगा? 12 × 13.5 लीटर, मतलब कितना हुआ आपका 162.0 लीटर। मतलब ओवरऑल जो टंकी है जिसमें 12 बाल्टियों से टंकी फुल हो रही थी, तो इतने लीटर पानी से टंकी फुल हो गई है। अब आगे बोला गया है यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए, मतलब पहले एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ रहा था, अब यदि एक बाल्टी में 9 लीटर पानी आएगा तो टंकी को कितनी बाल्टियाँ भर देंगी? ठीक, यदि एक बाल्टी में 9 लीटर है तो ओवरऑल लीटर में हम यदि 9 से डिवाइड लगा देंगे तो आपको बाल्टियों की संख्या मिल जाएगी। तो कितना होगा 9 1 जा 9 और 7 9 8 जा 72। मतलब यदि हम 18 बाल्टियाँ लेते हैं तो 9 लीटर पानी हर एक बाल्टी में है तो वो टंकी को फुल कर देंगी, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर डी में 1080 शब्द अंकित करती है तो वह 1 मिनट में कितने शब्द को टाइप करेगी? 1 घंटे में
एक घंटे में 1080 शब्द अंकित करती है, तो एक मिनट में कितने शब्द को टाइप करेगी। सबसे पहले तो हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में वो 1080 शब्द टाइप करती है। यदि एक मिनट की बात हो तो 1080 में हम 60 से डिवाइड लगा देंगे। कितना हुआ, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, मतलब 18 जो शब्द हैं वो एक मिनट में टाइप करेगी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर राइट आंसर हुआ। इसी तरह क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, तो आप और अच्छे से इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 15% दर दी हुई है और आपको 1000 रुपये पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आप सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और आपका यहाँ पर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट जो भी होगी आपकी 100 की पावर n आपका समय दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, और -1। ठीक, हम इस फॉर्मूले में इन सभी की वैल्यूज़ रखेंगे। p आपको 1000 दिया हुआ है, रेट आपको 15% दी हुई है तो आपका 15/100, और समय आपको यहाँ 3 वर्ष दिया हुआ है तो पावर में 3 -1। ये चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 3 टाइम 15 2 0, तो 1000 1 प्लस 3/20 ब्रैकेट -1, 1000 ये आपका एलसीएम लेंगे तो 23/20, पावर में यहाँ पर 3 है तो मैं इसे 3 टाइम लिख सकती हूँ यहाँ पर। यहीं से हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है और -1। अब हम इसकी एलसीएम लेंगे और -1 के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये हुआ आपका 1000 23 इंटू 23 इंटू 23 -8000, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 0 आपकी 3 टाइम है तो 8000/8000, ये 30 से 30 कैंसिल, आप इनका मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, देन आपका होगा यहाँ पर 520.875। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज रहा वो रहा 520.875। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा अनुपात है, आपको इन अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो रेशो में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसे डिवीज़न मेथड अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। डिवीज़न मेथड किस तरह से अप्लाई होगी, जैसे कि आपको दिया हुआ है 7/15, तो आप 7 में 15 से डिवाइड लगा सकते हैं और जो भी आपका यहाँ डेसिमल नंबर आएगा उन डेसिमल नंबरों के यूज से आप इनमें ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो अनुपात है वो आपका सबसे बड़ा रहेगा। तो मैंने डिवीज़न मेथड का ही यूज़ किया है यहाँ पर 0.724। अब जब डेसिमल में मेरे पास डिवीज़न लगाने के बाद जो नंबर आए हैं, मैं इन नंबरों को देखकर ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा अनुपात क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है 0.4, तो ये तो आपका छोटा है 0.6 से, फिर 0.6 है और ये है 0.728। मतलब यदि 21/29 की बात करें तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल रैखिक समीकरण है। सरल रैखिक समीकरण, इससे पहले भी हमने सरल रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन देखा था। रैखिक मतलब जिसकी घात हमारी 1 हो, घात हमारी 1 हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसकी घात 2 है, इसकी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, मतलब ये दोनों जो इक्वेशन है ये सरल रैखिक नहीं होंगे। लेकिन 4x + 8 की बात करें तो यहाँ पर x की पावर 1 है, मतलब ये एक सरल रैखिक समीकरण होगा। और सरल रैखिक समीकरण जो होते हैं उसका फॉर्मेट होता है ax + b = 0। जब भी इस फॉर्म में आपकी समीकरण होती है तो वो आपकी सरल रैखिक समीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x + y = 10 = 10
का लेखा चित्र वह सरल रेखा है जो होकर नहीं जाती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में इस इक्वेशन को आपको एक लाइन पर बताना है और यहाँ पर ये कंप्लीट करना है या ये वेरीफाई करना है कि ये पहले चतुर्थांश से निकलती है या नहीं, पहले या दूसरे से, तीसरे से या सेकंड और फोर्थ से होकर नहीं जाएगी। इस वर्ड को आप यहाँ ध्यान रखें कि होकर नहीं जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले तो हम इनमें कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। यदि मैं यहाँ पर x इज टू 0 लेती हूँ तो ये y की जो वैल्यू है 10 देगा, और यदि हम y इज टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी। दो वैल्यू आपने यहाँ से प्लॉट कर ली हैं। थर्ड वैल्यू यदि मान लो x इज टू हम 1 लेते हैं यहाँ पर तो y इज टू क्या होगा 9, और y इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू 9। हम एक और वैल्यू निकालते हैं। यदि x इज इक्वल्स टू -1 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका y इक्वल्स टू 11 होगा, और यदि आप y इक्वल्स टू -1 लेते हैं तो x की वैल्यू 11 होगी। अब आपकी इन सभी वैल्यू को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ चतुर्थांश की बात हो रही है, इसलिए मैं चारों चतुर्थांश को लेकर के आपको बताने वाली हूँ। चतुर्थांश होते क्या हैं? क्वाड्रेंट, जिसे आप इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये आपका है फर्स्ट, इसे कहते हैं सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये कहलाता है आपका फोर्थ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ चतुर्थांश बनाया हुआ है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कहलाता है x और ये कहलाता है y। यहाँ पर इस चतुर्थांश में x और y दोनों की वैल्यूज़ प्लस में होती हैं। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में होती हैं। इस चतुर्थांश की बात करें तो दोनों की वैल्यू माइनस में होती है, और जो फोर्थ वाले में x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू आपकी माइनस में होती हैं। अब यहाँ पर आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो इक्वेशन है इसकी सरल रेखा किस चतुर्थांश से होकर नहीं जाती है, और आपने अभी जो वैल्यूज़ निकाली, अब हम इन वैल्यूज़ को इस चतुर्थांश पे प्लॉट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी जो क्वेश्चन है उसमें हमारी वैल्यू 11 तक जा रही हैं, तो हम यहाँ पर 11 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। देखिए, हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की x की, y की, उन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइन है वो इस तरह से मूव कर रही है, जो कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं से कहीं तक भी नहीं जा सकती है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ये जो लाइन है वो आपकी थर्ड क्वाड्रेंट से होकर के नहीं जाएगी। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सा वाला थर्ड। ठीक, एक बार और देख सकते हैं कि जब मैंने x इज इक्वल्स टू 0 लिया यहाँ पर तो y इज इक्वल्स टू 10 था, तो आपका एक पॉइंट ये हुआ। जब हमने y 0 लिया तो x की जो वैल्यू थी आपकी वो हुई 10, तो आपका एक पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हुआ। फिर यदि x की वैल्यू 1 ली तो आपकी जो y की वैल्यू 9 थी, तो आपका एक पॉइंट ये रहा। x इज इक्वल्स टू 9 था तो y की वैल्यू आपकी 1 थी, तो आपका एक पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हुआ। इसी तरह से आपके चारों पॉइंट प्लॉट किए, जो कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में ही रहे, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट को कवर नहीं किया। इसीलिए जो आपका राइट आंसर है सा थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ठीक, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। यदि सभी भुजाएं समान हैं तो सभी कोण भी आपके समान होंगे। मतलब यदि ये x है तो ये x है। और आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं डेफिनेशन से कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। बाकी फाइंड कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x होगा, जो कि इक्वल होगा 180 के, और x इक्वल कितने के होगा? 60 डिग्री के। तो इस तरह से आप
चाहें तो फाइंड भी कर सकते हैं और डेफिनेशन से याद भी रख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त में कितनी सममिति अक्ष है। सममिति अक्ष होते क्या हैं? आप कितनी भी तरह से इसे फोल्ड कर लें लेकिन वो हर एक पार्ट इक्वल ही आए। मतलब जिस तरह से आप वृत्त बनाते हैं, जैसे ये वृत्त है, एक कागज लिया आपने और वृत्त के आकार का है, यदि आप इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं तो फोल्ड करने पर आपको नीचे वाला भाग भी बिल्कुल दिखाई ही ना दे। ये इसका अक्ष हुआ जो कि हमने मिड से ले लिया, और यदि मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती हूँ तो ये इस तरह से इस पर बैठ जाए या इस तरह से ये और आपको दिखाई दे कि इसके नीचे वाला भाग आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे, तो ये सममिति कहलाती है। फिर यदि यहाँ से इसे फोल्ड कर दें तो भी ये बिल्कुल नहीं दिखाई दे, फिर अगेन हम इसे इस तरह से फोल्ड कर दें तो इस तरह से जो भी आपकी आकृति होती है फोल्ड हो जाए कि उसके नीचे वाला भाग बिल्कुल भी ना दिखाई दे तो हम उसे सममिति कहते हैं। और वृत्त में यदि सममिति की बात करें तो आप खुद ही यहाँ देख रहे हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप कितनी भी बार इसे फोल्ड कर सकते हैं। मतलब इसमें कितनी सममिति होंगी? अनंत। इसमें बहुत सारी सममिति आप बना सकते हो। सममिति से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप चाहें तो सममिति का जो वीडियो है आपके चैनल पर ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर आप वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log 10,100 प्लस log 10,000 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आपको बेस दोनों का इक्वल दिया हुआ है, और जब भी बेस आपको समान दे और लॉग रूल कहता है कि log m प्लस log n जब भी होगा आप इसे log m n लिख सकते हैं। मतलब यदि प्लस में है तो आप मल्टीप्लाई में इसे log में लेकर लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इसे किस तरह से करने वाली हूँ। 10 आपका बेस है और 100 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1000, और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो log 10 और 1 में आपकी कितनी ज़ीरो आ गई? 5 0, 3 + 2 5, और हम इसे दोनों का बेस सेम करने के लिए 10 की पावर 5 लिखेंगे, और log रूल से यदि log में m की पावर n होती है तो आप पावर को मल्टीप्लाई में लिखकर इस तरह से log को आप सॉल्व करते हैं। तो ये 5 आपका फ्रंट में हो गया log 10 और ये 10, और मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट में ये भी बताया यदि ये दोनों वैल्यू आपकी सेम होती है तो इसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 × 1 मतलब आंसर 5, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p का p% 36 है तो p का मान है। p का परसेंट को जब भी आपको हटाना होता है तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा? p × p/100 क्या है वैल्यू यहाँ पर? 36। p × p कितना हुआ? p² 100 × 36 कितना होगा? 3600। p² = 3600, और हम इसका यदि वर्ग करते हैं तो 3600 का 60, मतलब आपकी जो p की वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर 6060। तो परसेंटेज जब भी दिया हो तो आप परसेंटेज हटाएंगे और लैंग्वेज को क्वेश्चन की समझ के कि इसके इक्वल क्या लिखना है आपने p का मान निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है और जिसमें एक भुजा की लंबाई आपको दी हुई है, तो परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई निकालना है। अब समबाहु त्रिभुज की जब भी बात आती है तो आप हमेशा एक बात याद रखें कि समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक। और परिवृत्त की त्रिज्या बात कर रहे हैं तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है आपकी a/√3। तो आपको यहाँ लंबाई दी है भुजा की 6√3
अपॉन आपकी √3, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितनी होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए परिवृत्त की त्रिज्या निकालना था और यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे यदि आपको ये परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने गणित शिक्षा शास्त्र से लिया हुआ है। रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। अब बात हो रही है रेखा गणित की और बोल रहे हैं कि प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। ठीक, तो जब भी रेखा गणित की बात आती है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उसमें आपको प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि यदि तीनों दी हुई है तो आप इन तीनों में यदि सभी का ऑप्शन है तो सबसे सटीक आंसर होगा कि आप सभी का ऑप्शन लगाएं। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सभी, मतलब रेखा गणित में प्रयुक्त होने वाली जो विधि है शिक्षण विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि तीनों ही है। वह विधि जिसमें उदाहरण के द्वारा नियमों की स्थापना होती है। ठीक, यहाँ पर बात हो रही है कि उदाहरण दें फिर नियमों की स्थापना करें। तो आप यदि अच्छे से याद होगा तो आगमन विधि में पहले बच्चों को उदाहरण देकर उनसे क्वेश्चंस के आंसर निकलवाए जाते हैं, फिर हम नियमों की स्थापना करते हैं और फिर हम क्वेश्चंस को हल करवाते हैं। गणित में सहायक सामग्री है। गणित में सहायक सामग्री श्यामपट्ट, मॉडल, चित्र या फिर सभी। तो आप देखिए श्यामपट्ट के बिना गणित कंप्लीट नहीं है, मॉडल और चित्र आपके गणित में बनते ही हमेशा। तो सभी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगमन विधि के दोष हैं। आगमन विधि के क्या दोष है? इसमें बालक की रुचि का विकास नहीं होता, स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अधिक समय में कम ज्ञान होता है या फिर सभी। देखिए यहाँ दोष की बात हो रही है तो ये बात तो मैं हमेशा ही आपसे बोलूँगी कि जो आगमन विधि होती है जब हम इस विधि से पढ़ाते हैं बच्चों को तो समय बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बच्चों से आंसर्स निकलवाने होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आंसर तक ले जाने में हिंट देते देते बहुत टाइम लग जाता है। तो ये वाला दोष तो है ही आपका। फिर ये बात हो रही स्थायी ज्ञान, कई बच्चे अलग अलग तरह के आंसर देते हैं तो कुछ बच्चे स्थायी ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाते। बालक की रुचि का विकास नहीं होता। बालक की रुचि क्योंकि वो अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे उन्हें आंसर क्या देना है तो उनकी रुचि भी जागृत नहीं होती। तो इस तरह से तीनों ही जो ऑप्शन है वो इसके दोष कहलाएंगे, मतलब सभी। तो आप यहाँ से आगमन विधि के दोष भी याद कर सकते हैं ताकि आपका 1 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाए। देखिए कैसे, इसमें दोष आपको 3 टाइप के दिए हैं, हो सकता है इससे 3 टाइप के क्वेश्चंस बन जाए। तो इस तरह से आप इस वीडियो को पॉज करके प्रॉपर अगर नोट्स बना रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट फॉर्म में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 27, 23, x - 4, x + 5, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान है। ठीक, यहाँ पर इन सभी का समांतर माध्य बोला है 15 हो तो x का मान निकालना है। और समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? सभी नंबरों को जोड़कर जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करना होता है। तो हम इन सभी नंबरों को जोड़ देते हैं, 15 + 3 + 7 और ये आपके टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और इनका समांतर माध्य कितना है यहाँ पर? 15। तो आप इन सभी को ऐड करेंगे, आपका एडिशन कितना होगा? 27, 23 आपका डायरेक्ट यहाँ से 50 हो गया और ये 7 और 3 10 और 15 आपका 25 और 25 और 4 आपका यहाँ पर 29 और 29 और 4 यहाँ पर है तो माइनस, तो आपका 50 + 2x + 25/7 = है 15। तो हम यहाँ से ये 75 हो गया, 15 से 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 105 - 75। आप दोनों को माइनस करें, ये आपका 30 तो 2x = 30 है तो x = कितना हो जाएगा?
15 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक को सोमवार से रविवार तक क्रमशः 100 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये, 105, 86 और 112 और 97 रुपये की आय हुई। तो आपको औसत निकालना है। औसत किस तरह से निकालेंगे, हम सभी को जोड़ देंगे और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर लेंगे। तो वही अगेन वही काम करना है हमें, 100 + 80 + 120 + 105 + 86 प्लस आपका 112 + 97/7 आप सभी को जोड़ के और 7 से यदि डिवाइड लगाते हैं तो आपको यहाँ पर औसत मिल जाएगा। तो आपका टोटल हो रहा है 700/7 मतलब ये 100 रुपये। ठीक, आपका औसत कितना हुआ, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेडागोजी से है, गणित शिक्षण में तार्किक प्रतिपादन की विधि है। ठीक, गणित शिक्षण में तार्किक प्रतिपादन मतलब आपको बहुत ज़्यादा उसमें तर्क लगाने रहे, सोचना पड़े। तो और वैसे भी जो गणित शिक्षण है इसमें तर्क के बिना कोई काम ही नहीं होता है। तो तार्किक प्रतिपादन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, आपका विश्लेषण विधि। ठीक, विश्लेषण विधि। ठीक, यहाँ पर द ऑप्शन भी था। तार्किक जो प्रतिपादन है गणित शिक्षण में वो आपका विश्लेषण विधि में यूज होता है। अब विश्लेषण विधि क्या है, विश्लेषण विधि होती क्या है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। विश्लेषण विधि में आपका जो भी डाटा होता है पूरा उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, मतलब उसे विखंडित किया जाता है। विश्लेषण विधि में आपका जो भी वर्क होगा या जो भी आपका प्रश्न होगा उसके छोटे छोटे खंड किए जाते हैं और फिर उसे समझा जाता है, मतलब आपका ज्ञान का विखंडन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 से भाज्य है। ठीक है, 9 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो, इनका पता लगाने के लिए नंबरों को जोड़कर आपको जो नंबर मिलता है यदि वो उस 9 से या 3 से भाज्य होता है तो हम उसे भाज्य कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन सभी नंबरों को जोड़ के चेक करते हैं। तो मैं आपको हर एक नंबर का यहाँ पर जोड़ बता देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि किस तरह से हम डिवीज़न कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन सभी का जो एडिशन है वो आपका है 21, इन सभी का है आपका 24 और इन सभी का है फिर अगेन आपका 21 और इन सभी का है आपका 18। तो आप इनमें से देख सकते हैं कि 9 से ये डिवाइड नहीं है, ये भी 9 से डिवाइड नहीं है, ये भी 9 से डिवाइड नहीं है, लेकिन ये 9 से डिवाइड है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 1/4 + 3 3/4 - 2/3। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत स्पीड में और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो आपका मिश्रित फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है हम उसे इस तरह से सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो आप उसे इस तरह से लिखेंगे, ये 2 और 3 5 - 1 4, इनका जो एलसीएम है आपका 4 होगा। 1 + 3 - 2/3 लिख देंगे आप यहाँ पर, तो 4 प्लस ये आपका 1 - 2/3, तो 3 - 2 मतलब आपका 1/3। तो आप इसे यदि फ्रैक्शन में लिखना है तो 4 1/3 लिखेंगे और 4 1/3 है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप कि सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप सभी प्रैक्टिस पेपर लगाते रहें और अच्छे से आपकी तैयारियां करते रहें। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।